किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च कराना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो आर्मी की परेड होती है उसमें जितने भी स्तंभ होंगे, जैसे आर्मी के परेड में जो रो है वो 5 है, 1 2 3 4 5। तो पहली वाली रो में जितने सैनिक होंगे उतनी ही दूसरी वाली रो में होते हैं, उतनी ही तीसरी, उतनी ही चौथी और उतनी ही पांचवी। जैसे अगर यहाँ पे 5 सैनिक हैं तो यहाँ पे भी 5 होंगे, यहाँ पे भी 5 होंगे, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे नहीं कि पहली रो में 5 हैं, दूसरी में 6 हैं, तीसरी में 10 हैं, चौथी में 3 हैं, ऐसे नहीं होगा। सभी रो यानी सभी स्तंभों में सैनिकों की संख्या हमेशा ही बराबर होती है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब देखो, इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया है कि कोई परेड है जिसमें कि पहले 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है जिसको किसके पीछे मार्च करना है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। और आगे दिया है कि दोनों समूहों में समान संख्या वाली स्तंभ होनी चाहिए, यानी जो रो है वो दोनों में समान होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। देखो ये तो बहुत बड़े नंबर हैं, तो समझने के लिए अगर मैं इनकी जगह पे थोड़ी देर के लिए छोटे नंबर ले लूँ। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए 12 सदस्य हैं और यहाँ पे 8 सदस्य हैं। तो अब क्या करना है, कोई परेड में 12 सदस्यों वाली जो सेना की टुकड़ी है उसको 8 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। और दोनों कंडीशन में जो रो है, जो स्तंभ है वो समान होनी चाहिए। तो मैं क्या क्या स्तंभ यानी रो बना सकता हूँ। तो देखो, आर्मी बैंड में 8 सदस्य हैं, इनके पीछे इनको मार्च कराना है। तो पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि अगर मैं केवल एक ही रो बनाऊँ, यानी जो 8 सदस्य हैं ये एक के पीछे एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो सकती है। अब देखो, इनके पीछे इनको मार्च करना है, यानी जो 12 सैनिक है उनको इसके पीछे लगना है। तो जो स्तंभ है यानी जो रो है वो समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगी, यानी सारे जो 12 सदस्य हैं वो इनके पीछे लगेंगे। पहली चीज़ तो ये हो सकती है, यानी रो की संख्या 1 हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि अगर मैं रो की संख्या 2 ले लूँ, यानी 2 स्तंभ अगर मैं बनाता हूँ, तो टोटल आर्मी बैंड के सदस्य 8 हैं जिनको मुझे 2 रो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2 रो मैंने बना दी, पहली रो दूसरी रो। अब देखो, 2 बंदे आ गए, फिर 1 2 4 आ गए, 2 और आगे 6 और 8। तो इनको मैंने 2 रो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इनके पीछे ये 12 सदस्य आएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12। तो ये 12 इनके पीछे आ गए। तो दूसरी कंडीशन में जो रो है वो हमने 2 बना दी। ठीक, अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि रो 3 हो सकती हैं। तो 3 रो का मतलब 1 2 3। तो 3 सदस्य आ गए, 1 2 3, 6 सदस्य आ गए, 1 और 2, तो 8 सदस्य आ गए। अब देखो, ये वाले सदस्य तो पूरे हो गए, बट यहाँ पे एक बच रहा है। और मैंने आपको क्या बोला था कि हर रो में जो सदस्यों की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। बट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे तो 2 ही हैं, मतलब ये वाली रो नहीं बनेगी। तो ये तो हमने कैंसिल कर दिया। अब देखो, अगर मैं 4 रो बनाता हूँ तो 1 2 3 4। अब देखो, 4 सदस्य आगे बचे, कितना, 1 2 3 4, 4 सदस्य बचे, तो ये मैंने कर दिया। अब इनके पीछे इनको आना है, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो टोटल कितने हो गए, ये 12 ये वाले हो गए और 8 ये वाले हो गए। मतलब तीसरी कंडीशन में रो की जो संख्या है वो 4 भी हो सकती है। तो 1 2 और यहाँ पे मैंने 4 कर दिया। ठीक है, अब देखो 5 हो सकती है क्या, अगर मैंने 5 रो बना दी तो यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 7 8। तो इनमें ये दोनों पूरे नहीं बन रहे हैं, मतलब 5 रो तो नहीं बनेगी। वैसे ही अगर मैं 6 रो बनाता हूँ तो इसमें भी नहीं भर रहा है, 7 रो बनाता हूँ तो इसमें भी नहीं भर रहा है, और अगर 8 रो बनाता हूँ तो इसमें क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रो मैंने बना दी। अब देखो, इसके सदस्य इनके पीछे आएंगे तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ही आगे बचे, कितने, 4, क्योंकि टोटल 12 होनी चाहिए। तो 1 2 3 और 4, देखो ये बच रहे हैं। तो मतलब 8 रो भी नहीं हो सकती। तो रो कितनी हो सकती हैं, बस या तो 1 की बन सकती है, या 2 की रो बन सकती है, या 4 की रो बन सकती है। बट हमें आगे एक और कंडीशन दी है कि उन स्तंभों की जो संख्या है वो अधिकतम होनी चाहिए। तो देखो, इसमें स्तंभों की संख्या अधिकतम किस में है, इसमें है, यानी 4 में है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे है 12 और यहाँ पे है 8। तो इन दोनों का जो HCF होता है वो किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का हमें क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा।
देखो अगर मैं इन दोनों के फैक्टर की बात करूं, यानी अगर मैं इनके गुणनखंड की बात करूं, तो दोनों का गुणनखंड एक तो एक भी हो सकता है, यानी ऐसी संख्या हमें देखनी है जिसका भाग इसमें भी पूरी पूरी बार चले जाए और इसमें भी पूरी पूरी बार चले जाए। तो पहली संख्या तो एक है, उसके बाद दो होगी, दो का भाग इसमें भी पूरी पूरी बार जाता है, इसमें भी पूरी पूरी बार जाता है। अगर मैं 3 को लेता हूँ, देखो 3 का भाग इसमें तो जाता है बट इसमें नहीं जाता। अगली संख्या होगी 4, 4 का भाग इसमें भी पूरी पूरी बार जाता है, इसमें भी जाता है। अगर मैं 5 लेता हूँ तो 5 का भाग ना तो इसमें जाता है ना इसमें जाता है। अगर मैं 6 लेता हूँ तो 6 का भाग इसमें तो पूरी पूरी बार जाता है बट इसमें नहीं जाता है। बाकी ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जिनका भाग इसमें पूरी पूरी बार जाए, मतलब ये 3 नंबर ही हैं। और इनमें से अगर मुझे HCF निकालना है, यानी अगर मैं इनका मौसो निकालूँ तो मौसो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और यही हमें इसमें पूछा है। तो मुझे इनमें क्या निकालना होगा, इन दोनों का मौसो निकालना होगा, यानी HCF निकालना होगा। तो HCF देखो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। अगर मैं ये वाले क्वेश्चन को करूँ तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके दोबारा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कि हमें लिखना होगा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए हमें 616 और 32 का HCF यानी मौसा निकालना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, मौसा हमने निकालना सीखा था, कैसे निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो 616 है वो बड़ा है 32 से। तो अगर मैं 32 का भाग करता हूँ 616 में, ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पे होगा 32। अब माइनस करेंगे तो 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पे होगा 2, 29। अब ये 6 उतारेंगे, कितना हो गया ये 296। तो अब इसमें 32 का भाग इसमें करेंगे। देखो निकालना थोड़ा टफ है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसका भी एक नंबर छोड़ दो, इसका भी एक नंबर छोड़ दो। तो अब मुझे क्या करना होगा, 3 का भाग करना होगा 29 में। तो कितनी बार जाता है, 9 बार जाता है, यानी 9 3 27 होता है, तो यहाँ पे 9 हो गया। अब पूरा गुणा कर दो, तो 9 दूनी 18 को 8, 9 3 27 और एक 28, तो ये हो गया 288। अब माइनस करेंगे तो 16 में से 8 गया, यहाँ पे होगा 8 और 8 में से 8 गया 0, यहाँ पे भी होगा 0। तो देखो रिमाइंडर 8 बच रहा है, तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बचा तब तक हम इनको भाग करते रहेंगे। अब ये जो भाजक है ये यहाँ पे भाज्य बन जाएगा, यानी 32 हो जाएगा। अब भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो 8 चौको 32, यानी रिमाइंडर आ रहा है 0। ठीक है, तो इनको लिखना कैसे है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य कितना है, 616 है, यानी 616 का मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, भाजक है 32, तो यहाँ पे होगा 32 गुणा 19 प्लस में रिमाइंडर बच रहा है 8। तो अगर मैं इसको इसके साथ में गुणा करूँ प्लस 8 करूँ तो 616 ही हमें मिलेगा। अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब संख्या 32 और 8, 32 और 8 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, देखो आप यहाँ पे पूरा लिखना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे है जो 32 है वो बड़ा है 8 से, तो अब क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पे हो जाएगा 32 को मैं लिख सकता हूँ भाज्य बराबर होगा भाजक, यानी 8 गुणा भागफल यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है और प्लस में 0। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो शेषफल है वो बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसलिए जो HCF होगा या जो मौसो होगा वो किसके बराबर होगा, जो इसका भाजक है, यानी 8 के बराबर होगा। तो HCF 8 हो गया, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि परेड में अधिकतम, इसलिए हम यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं कि परेड में अधिकतम स्तंभों की संख्या किसके बराबर होगी, 8 के बराबर होगी। ठीक है, तो ऐसे इसको आपको एग्जाम में सॉल्व करना है।